आज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं डॉक्टर्स डे स्पेशल। देश के सभी डॉक्टर्स को एबीपी न्यूज का शुक्रिया। दूसरी लहर में कोरोना के केस अब कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अब भी रोज करीब 50,000 नए केस सामने आ रहे हैं। वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का खतरा सामने है हमारे, और तीसरी लहर को लेकर भी जबरदस्त आशंका बनी हुई है। इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बेहद खास मेहमान वेदांता अस्पताल में चेस्ट सर्जरी के प्रमुख डॉक्टर अरविंद कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और सर, दिल से थैंक यू। डॉक्टर्स डे के मौके पर देश दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है। शुरुआत मुझे लगता है हम इससे करना चाहते हैं सर कि 18 महीने ये कोरोना काल के जो गुजरे, जिसमें आप लोगों ने दो कोरोना की लहर देखी, पीक देखी, अपने आंखों के सामने मौत का मंजर देखा, कितना मुश्किलों भरा रहा ये वक्त। रोमाना जी, पहले तो मैं आपको, एबीपी न्यूज को और सभी दर्शकों को इस स्पेशल डॉक्टर्स डे स्पेशल को ऑर्गेनाइज करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक हार्ट को टच करने वाला आपका जेस्चर है कि आपने अपने इसने कीमती समय को इस इशू के लिए डिवोट किया। आपका पर्सनली धन्यवाद, एबीपी न्यूज का धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जो क्वेश्चन आपने किया है कि पिछले 1.5 साल का वक्त कैसा रहा, तो एक्चुअली ये ऐसा रहा कि जिसको जल्दी से जल्दी हम अपनी मेमोरी में से इरेज करना चाहेंगे। जो पिछले साल मार्च में इस सब चीज की शुरुआत हुई थी, उसमें हमारा जो लॉकडाउन को जल्दी से अप्लाई करने का जो एक ऐतिहासिक स्टेप था लास्ट ईयर, उसने इस साल जो स्थिति आई है इसको लास्ट ईयर आने से रोक दिया था। और वो जो केसेस हमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखे, वो स्प्रेड आउट थे। तो कम से कम हेल्थ फैसिलिटीज, हालांकि इसको पहली बार फेस कर रही थी, किसी चीज की प्रोटोकॉल स्टैब्लिश नहीं थी, पीपीई से लेकर आगे तक की चीजों की कोई रेडी सप्लाई नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद एक हाहाकार वाला मंजर लास्ट ईयर नहीं आया था, और हेल्थ केयर सेक्टर ने उसको एक पूर्ण तरह से फेस किया था, और रिजल्ट्स भी अच्छे थे। लेकिन इस बार जो अप्रैल और मई में हमने देखा है, जहां हेल्थ केयर सेक्टर पूरी तरह से ओवरवेल्म हो गया था, जो हमने अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसेज में लोगों को ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए देखा है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को और सारे देशवासियों को तड़पते हुए देखा है। रोमाना जी, ये मंजर तो प्रेजेंट जनरेशन के दिमाग से कभी इरेज नहीं होगा, और इसकी बहुत दर्दनाक मेमोरीज रहेंगी। लेकिन शुक्रगुजार है ऊपर वाले का कि उसने इसको 2 महीने में सीमित किया। अब हम केसेस कम होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम सब इस मेमोरी को अपने दिमाग से जल्दी इरेज करना चाहेंगे, लेकिन शायद वो हो नहीं पाएगा। बिल्कुल मुश्किलें आएंगी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना आसान नहीं होगा उन भयानक यादों को जहन से मिटाना। लेकिन अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ठीक है, दूसरी लहर की जो पीक थी वो टल गई है, केसेस जो हैं वो ढलान पर हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका तो अभी भी बनी हुई है ना। और ऐसे में अभी जो मौजूदा हालात हैं उसे देखकर आपका आकलन क्या कह रहा है? आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? जी रोमाना जी, ये आपने बहुत ही अहम सवाल किया है, और एक्चुअली ये मेरे ख्याल से आज के परिप्रेक्ष्य में ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपका क्वेश्चन है कि अब जब हम, आपने बहुत शब्दों का चयन बहुत सटीक किया है। आपने ये नहीं कहा कि दूसरी लहर खत्म हो गई है, जैसा कि कई लोग कह रहे हैं। आपने ये कहा कि दूसरी लहर उतार पे है, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया। सेकेंड पीक इज डिक्लाइनिंग, सेकेंड वेव इज डिक्लाइनिंग। लेकिन याद रखें हम कि अभी भी 50,000 के करीब केसेस रोज हो रहे हैं, और ये वो हैं जो ऑफिशियली रिपोर्टेड केसेस हैं। रियल नंबर इससे ज्यादा ही हो सकता है। अभी भी करीब 800-900 डेथ्स पर डे हो रही हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। ये वायरस अभी भी यही है। ये वायरस बार बार अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा प्लस
वगैरह में म्यूटेट कर रहा है, तो सारा खतरा अभी भी हमारे सामने मौजूद है। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या को 70-75% लोगों को वैक्सीनेट कर पाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और जब तक 70-75% से ऊपर जनसंख्या या तो वैक्सीन से या नेचुरल तरीके से इन्फेक्शन से इम्यूनिटी एंटीबॉडीज ना ले आए, तब तक ये वायरस कभी भी बढ़ना शुरू कर सकता है। कुल मिला के जो मैसेज मैं दे रहा हूं वो ये है कि वायरस यही है, हम सब अभी भी प्रोटेक्टेड नहीं हैं, और आने वाले चंद महीनों में ये तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी, ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगा, और वो चीज ये है कि हम देशवासियों का अगले चंद महीने में बिहेवियर कैसा रहेगा। अगर हमने कोरोना संयम, जिसके कि 4 मेन मुद्दे होते हैं, मास्क पहनना, फिजिकल दूरी रखना, बंद जगहों पर भीड़ ना इकट्ठा करना और हाथ धोते रहना, अगर हमने इन 4 पिलर्स को, कोरोना संयम को, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक धर्म की तरह अपना के अगले चंद महीनों में इसका पालन किया और वैक्सीन को जल्दी से जल्दी लगवाया, तो शायद हम तीसरी वेव को आने से रोक भी पाएंगे या इसको बहुत ही माइल्ड के फॉर्म में कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने जनवरी फरवरी जैसी गलतियां की, तो फिर शायद तीसरी वेव जरूर आएगी, जल्दी आएगी, और हो सकता है वो दूसरी वेव से भी बड़ी हो। तो दोनों संभावनाएं हैं, कैसा होगा ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आप कह रहे हैं कि वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है, और उस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप मास्क लगाकर रखें, आप भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, वो जो 2 गज की दूरी है उसका पालन किया जाए, और जैसे ही आपको मौका मिले वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन को लेकर अगर आसपास के लोगों में भी किसी तरीके का भ्रम है तो उसको दूर कीजिए। सर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आपने जिक्र कर दिया, साथ ही साथ मुझे लगता है इस पर भी आप जरा रोशनी डालिए कि ये जो वायरस का रूप है इस पर भी नजर रखने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि कितना ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है, कितना खतरनाक ये वायरस हो सकता है अपना रूप बदलकर, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा सर। जी रोमाना जी, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक है जो पब्लिक के करने की चीजें हैं, वो जैसा कि मैंने कहा, जो आम जनता क्या कर सकती है। आम जनता कोविड संयम या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक धर्म की तरह पालन कर सकती है। ये तो हुआ जनता का धर्म या जनता का कर्तव्य। अब जो हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी है, जो हमारी डिफरेंट बॉडीज हैं इस पर नजर रखने वाली, ICMR, CSIR और सरकार, उन सबका जो कर्तव्य है वो ये है कि चूंकि ये वायरस बार बार जल्दी म्यूटेट कर रहा है और म्यूटेशन से इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। देखिए, लास्ट ईयर भी हमारे देश में ये था, लेकिन उतनी बुरी तरह से नहीं फैला जितना इस बार फैला, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट इस बार था उसकी इन्फेक्टिविटी कई गुना ज्यादा थी। अब आगे जो म्यूटेशन आएंगे वो और ज्यादा डेंजरस होंगे या कम डेंजरस होंगे, इसको कोई भी आज भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है उनका ये कर्तव्य है कि जो भी स्ट्रेन्स निकल रहे हैं उनकी कंटिन्यूअस रियल टाइम मॉनिटरिंग करते रहें, उनके बिहेवियर को स्टडी करते रहें, और उससे जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन निकलती है उसको जल्दी से जल्दी हम पब्लिक के साथ शेयर करते रहें कि ये स्ट्रेन आया है, इसमें ये प्रॉब्लम है, और उसके अनुसार हम अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करते रहें। लेकिन कोविड संयम एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो हर स्ट्रेन के खिलाफ कारगर होगी, और आज की तारीख में कोविड संयम और वैक्सीन, यह 2 हमारे सबसे सशक्त हथियार हैं। रोमाना जी, सर, हर स्ट्रेन के खिलाफ क्या जो वैक्सीन है वो भी कारगर होगी, इसे लेकर भी क्योंकि लोगों के मन में सवाल है। जी रोमाना जी, ये भी एक बहुत अहम और बहुत लोगों के द्वारा पूछा जा रहा सवाल है कि जो डेल्टा स्ट्रेन है और डेल्टा 2 है, डेल्टा प्लस है, उस पर वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं। तो देखिए, इस विषय पर जो फाइनल आंसर है वो अभी आना बाकी है।
क्योंकि यह एक करंट रिसर्च का विषय है। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूएसए ने एक रिपोर्ट जारी की है, दूसरे देशों में की गई स्टडी और लैंसेट रेस्पिरेटरी डिजीज के एक पेपर को कोट करते हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोवैक्सीन वो डेल्टा वेरिएंट पर भी अच्छी तरह से इफेक्टिव है। तो इसके बारे में, कोविशील्ड के बारे में भी पहले से कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि डेल्टा वेरिएंट पर है, लेकिन हमने ये देखा है इस बार सेकेंड वेव में कि बहुत सारे ऐसे लोग, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरे लोग भी जिन्होंने पूरा वैक्सीनेशन लिया हुआ था, उनको भी ये बीमारी हुई और उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई, कुछ लोग आईसीयू में भी गए। तो कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है, ये इन्फेक्शन को रोकती है, ये इन्फेक्शन की सिवियरिटी, सीरियसनेस को रोकती है, ये मौतों का चांस, मौतों की संख्या कम करती है। 100% है या नहीं, इसका फाइनल आंसर तो रिसर्च के बाद आएगा, लेकिन जो डेटा अवेलेबल है उससे एक बात क्लियर है कि यह इफेक्टिव है और हम सबको इसको तुरंत जल्दी से जल्दी लगवाना चाहिए। किसी भी भ्रांति को खत्म करके वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवाएं, ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। रोमाना जी, थैंक यू सो मच सर, इतनी क्लियरली ये बड़ा संदेश देने के लिए दर्शकों को। कुछ वैक्सीन को लेकर मेरे पास सवाल और हैं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है सांसों का किस तरीके से ख्याल रखें, कुछ लंग्स एक्सरसाइजेस अगर आप डेमो देकर बता सकें सर प्लीज। जरूर, ये मेरा एक पेट टॉपिक है कि जिस समय आप घर में कोविड आइसोलेशन में हैं, जब आप माइल्ड डिजीज पे हैं, तो बहुत से लोग परेशान होके अपने लंग की क्या कंडीशन है ये जानने के लिए सीटी स्कैन के लिए भागते हैं, जानने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आप सिंपल सी लंग एक्सरसाइज करिए, जिसमें आप बैठ जाइए जैसे मैं बैठा हूं, सांस को बाहर निकाल दीजिए ऐसे करके, और उसके बाद मुंह खोल के एक गहरा सांस लीजिए। देखिएगा, देखिए मैंने चेस्ट को मतलब इतना फुला लिया है कि जितना मैक्सिमम चेस्ट को फुला सकते हैं उतना फुला ले और इसको रोक के रखें। जितनी देर आप सांस को रोक सकते हैं उतनी देर रोक के रखें। मैं करीब 45 सेकंड तक इसको रोक पाता हूं। इसको हम कहते हैं ब्रेथ होल्डिंग टाइम। ऐसा करने से आप क्या करते हैं कि आप जो लंग्स के सबसे पेरिफेरल बाहर वाले पार्ट्स होते हैं, जो नॉर्मली शायद काम नहीं कर रहे होते, उनको हम फुला के पूरे लंग को हम रिक्रूट कर लेते हैं और इससे लंग और सुदृढ़ होता है। तो मैंने बार बार ये कहा है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, घर में बैठे हुए हैं, वो परेशान होने की जगह हर घंटे में 4-5 बार गहरा सांस लें मुंह खोल के, और जितनी देर उसको रोक सकते हैं उसको रोकें और फिर छोड़ दें, और उसके बाद 5, 10, 15 मिनट नॉर्मल सांस लें, फिर एक बार इसको कर लें। ये ब्रेथ होल्डिंग टाइम है। किसी का भी ब्रेथ होल्डिंग टाइम अगर 30-35 सेकंड से ऊपर है तो ये क्लियर कट मैसेज है कि आपके लंग्स बिल्कुल ठीक हैं और उसमें क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, अगर आपका कम भी है तो आप घबराएं ना, आप इसको प्रैक्टिस, प्रयास के द्वारा रोज 2-3 सेकंड बढ़ाने का। जब आपने सांस खींच के रोका, उसको रोक के रखिए और छोड़िए मत। जब आपको लगे कि बिल्कुल छोड़ना है तो 2 सेकंड और रोक लीजिए। आप देखेंगे कि प्रयास द्वारा आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो एक दिन मान लीजिए आपका 10 था, अगले दिन आपने 12 किया, अगले दिन 14 किया। हजारों लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने प्रयास के द्वारा इसको धीरे धीरे 30 सेकंड के पार कर लिया, और जिसने 30-35 सेकंड के पार कर लिया उसके लंग्स, विश्वास मानिए, बिल्कुल फिट हैं। उसको किसी तरह की क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो अगर आप माइल्ड इन्फेक्शन से पीड़ित हैं, आइसोलेशन में हैं, आप इसको करिए। आपको मॉडरेट सीवियर इन्फेक्शन हुआ था, आप हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, ठीक होके आ गए हैं, अब आपको फाइब्रोसिस का खतरा तंग कर रहा है कि आने वाले समय में फाइब्रोसिस नहीं। फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस होता है कि लंग जो है ऐसे श्रिंक करता है, और इसमें डीप ब्रीदिंग में आप क्या कर रहे हैं कि आप लंग को धीरे धीरे स्ट्रेच कर रहे हैं। तो आप एक तरह से फाइब्रोसिस को मैकेनिकली अपोज करके लंग को स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर आपने लंग को गहरा खींच लिया
और काफी देर तक उसको होल्ड करके रखा, तो आप लंग की सुदृढ़ता बढ़ा रहे हैं। और कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करके धीरे धीरे अपने को ऑक्सीजन से मुक्त किया है और उन लोगों को फायदा हुआ है। रोमाना जी, थैंक यू सो मच सर। अब दोबारा से वैक्सीन को लेकर एक सवाल है। कई लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि साहब कुछ विदेश में बनी हुई वैक्सीन को इजाजत मिल जाए, वो आ जाए हिंदुस्तान में तो वैक्सीन लगवाएंगे। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? रोमाना जी, पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा कि आपने वाकई इतने इंपॉर्टेंट, ऐसा लगा है कि आपने एक मार्केट सर्वे किया है और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की टॉप 5 की लिस्ट थी वो आपने चूज कर लिए हैं। ये सब लोगों ने यही सवाल पूछा है कि जी वो शायद अगले महीने मॉडर्ना आने वाली है, फाइजर आने वाली है सितंबर तक वगैरह। मैं एक बड़ा सिंपल तरह से जवाब दूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम एक अवेलेबल इफेक्टिव चीज को यूटिलाइज ना करें और कल या परसों आने वाली सपोजेडली बेटर चीज का इंतजार करके अपने को कोरोना के खतरे को एक्सपोज करें। क्या इसको हम एक समझदारी का स्टेप कह सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो मैं क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूं कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक जो तीनों अवेलेबल हैं, ये इफेक्टिव हैं, एफिकेशियस हैं, सेफ हैं। कृपया इनको आज अभी तुरंत जहां भी संभव हो लगवाएं। भविष्य में जब दूसरी वैक्सीन आएंगी तो जरूरत होगी तो आप उनका बूस्टर डोज बाद में लगवा सकते हैं, लेकिन उनका इंतजार करने के लिए आज जो अवेलेबल वैक्सीन है उसको ना लगवाएं, यह अक्लमंदी की बात नहीं है। बहुत अच्छी सलाह आपने दी है दर्शकों को। वक्त की मेरे पास कमी है सर, चलते चलते बस मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो करीब 18 महीने 1.5 साल का वक्त मुश्किल वक्त रहा। आपने कहा कि जितना जल्दी हो मेमोरी से इरेज हो जाए यही अच्छा है। कोई एक सबक जो आपको लगता है कि हमें ज़रूर सीखना चाहिए उन 18 महीनों से, उन मुश्किल वक्त से आगे के लिए, जो हम सबके फायदे की बात हो? जी, मैं एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो ये है कि हेल्थ सेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है और कहीं ना कहीं जो ये वायरसेस का अटैक बार बार हमारे ह्यूमैनिटी के ऊपर हो रहा है। देखिए, पहले सार्स वाला आया, फिर मर्स आया, फिर इबोला आया, अब ये कोरोना आया है। तो यह आखिरी वायरस नहीं है। ऐसा फियर किया जाता है कि आने वाले समय में ऐसे वायरल अटैक्स और होंगे हम पर। तो हमें अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की और इसको एक नियमित रूप से, बजाय नी जर्क रिएक्शन के, प्लान तरीके से तैयार होने की, कि आने वाले समय में अगर ऐसी आपदाएं दोबारा हमें हिट करें तो अप्रैल मई वाला अफरा तफरी का माहौल कभी भविष्य की जनरेशंस को दोबारा ना देखने को मिले। अगर हम इसके लिए तैयारी कर लें तो वो एक बहुत बड़ा सबक होगा। रोमाना जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। और एक बार फिर से डॉक्टर्स डे के मौके पर दिल से थैंक यू आपको डॉक्टर अरविंद कुमार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।